हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज़। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। अभी तक हमने सेल ऑर्गेनल और साइटोस्केलेटल सिस्टम को डिटेल में पढ़ लिया है, राइट। आज से हम सेल बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, विच इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चैप्टर सिर्फ बीएससी या एमएससी के लिए ही नहीं बल्कि सीएसआई, नेट, गेट, डीबीटी, आईसीएमआर, सीयूजी, पीजी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो देखिए, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। इसीलिए आज की क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, लिपिड बाइलेयर एंड मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे। ये आज की टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लीजिए किसी सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना हो तो क्या होगा। राइट, सेल के अंदर के सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे इन एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हार्मफुल सब्सटेंसेस बिना किसी कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे, मतलब सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल की प्रोटेक्टिव बाउंड्री भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम टर्म्स होते हैं, लेकिन सेल बेसिकली सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों जो आपके टर्म्स हैं वो सिमिलर हैं। इन्हें प्लाज्मा लेमे भी कहा जाता है। ये सेल की आउटर लिविंग बाउंड्री होती है जो साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई सिंपल कवरिंग नहीं है, ये एक हाईली डायनेमिक मेम्ब्रेन है जो डिसाइड करती है कि कौन सी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर निकलेगी। इसी प्रॉपर्टी को सेलेक्टिव परमेबिलिटी कहते हैं। चलिए हम पहले जो मॉडल है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के उनको देखते हैं। तो जो सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया गया था, डेट वॉज प्रपोज बाय ओवर्टन। इसको ओवर्टन मॉडल कहा जाता है, ठीक है। ये जो मॉडल है ये बेसिकली 1895 में बना था, ओके। एंड ये मॉडल जो है इसको बनाया था ओवर्टन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये मॉडल हमारा कहता क्या है, राइट, कि एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या डिटेल्स इसने बताई है। चलिए वो अब हम पढ़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये किया गया था बेसिकली प्लांट रूट हेयर्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्लांट रूट हेयर के ऊपर। इस बेसिकली ओवर्टन मॉडल का ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं, राइट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन को जो है ईजिली क्रॉस कर ले रही हैं, ओके। एंड इसका कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला था कि ये मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड से बनी होती है। पर सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये है कि अगर सारे मतलब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड से बना है, तो ये बेसिकली जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है और आगे जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा था कि जो लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है वो तो पास कर जा रहे हैं बट वाटर सॉल्यूबल पास नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिकली इनका जो ये भी जो एक्सप्लेनेशन था, इसमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताया गया था, जिसके कारण ये रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड मॉडल के ऊपर, जो है एडविन लैंगमार की मॉडल। ये मॉडल कहती है कि इस मॉडल के अंदर भी जो हमारा बोला गया इस मॉडल के थ्रू कि लिपिड जो है मोनोलेयर में अरेंज्ड होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मोनोलेयर मतलब सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने लिपिड का स्ट्रक्चर बताया है कि इस तरीके से अरेंज रहते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए जो हाइड्रोफोबिक हेड है, जो वाटर लविंग हेड है, वो तो आपके वाटर के कॉन्टैक्ट में रह पा रहा है। ये वाटर लविंग हेड जो है ये वाटर के कांटेक्ट में रह पा रहा है, बट व्हाट अबाउट हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि वाटर रिपेलिंग है, यानी कि अगर से ये सिर्फ मोनोलेयर है तो फिर ये वाला जो एरिया है ये तो वाटर को के पास आते ही रिपेल करने लगेगा। तो अगर इस तरीके से हो तो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, राइट। तो इन्होंने इनका ड्रॉबैक क्या था कि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है, जो कि वाटर रिपेलिंग है, ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहे थे, जो कि स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है। इसी वजह से इस मॉडल को भी क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आए गॉर्टर और ग्रेनल मॉडल।
इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने बताया कि एक मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड जो है वो बाइलेयर में अरेंज है विथ हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग ईच अदर। इन्होंने ऐसा बताया कि जो हमारे लिपिड्स हैं वो बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज है। बिल्कुल सही बात, अगर बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज है तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट है, ये एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो इनको वाटर का कोई भी कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक फेयर चीज़ है क्योंकि हमारे सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ वाटर है, राइट। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो ही वाटर के कांटेक्ट में है, हाइड्रोफोबिक टेल कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए, अभी ये देखिए यहाँ पे जो ड्रॉबैक आया इस मॉडल के अंदर वो ये था कि मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, फ्लूइडिटी वगैरह ये नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, जिसके कारण इनका मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया। ओके, अब आते हैं फोर्थ मॉडल के ऊपर, विच इज़ गिवन बाय डेवसन एंड डेनिली मॉडल। ये मॉडल 1935 में प्रपोज हुआ था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन जो है एक लिपिड प्रोटीन सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो उसमें देखते हैं ना, दोनों तरफ ब्रेड होता है और अंदर में हमारी स्टफ़ होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही था, जिसमें लिपिड्स जो है वो ब्रेड की जगह पे मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ थे, और बीच में आपका प्रोटीन जो है वो दोनों तरफ थे, ऊपर नीचे ब्रेड के जैसे, और बीच में आपका लिपिड लेयर प्रेजेंट है। ओके, बट इस मेम्ब्रेन में भी इशू आई, वो ये थी कि जब इस मेम्ब्रेन को लाइपेज से ट्रीट किया गया। अब देखिए लाइपेज एक वर्ड आया, राइट। लाइपेज से जब इस लाइपेज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, लाइपेज क्या है। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो ब्रेक करता है लिपिड को। ओके, तो यानी जब इस मेम्ब्रेन को लाइपेज से ट्रीट किया गया, लिपिड्स जो है वो डिग्रेड हो गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोटीन की कोई आउटर लेयर नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की अगर आउटर लेयर होती तो लिपिड तक पहुँच ही नहीं पाता हमारा लाइपेज, राइट। क्योंकि जैसे आप जब सैंडविच देखोगे तो सैंडविच में क्या होता है, पहले ब्रेड होता है, बीच में हमारा स्टफ़ रहता है, फिर नीचे से ब्रेड लगा होता है। तो जो हमारा स्टफ़ है वो ब्रेड से दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ से जो है वो कवर्ड रहता है, जिसके कारण अगर हम उसको तवे पे सेकते हैं तो हमारा सिर्फ ब्रेड रोस्ट होता है, राइट। अंदर का जो स्टफ़ है वो रोस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब लाइपेज से इसको ट्रीट किया गया, किसको, हमारे मेम्ब्रेन को, जिसको इन्होंने प्रपोज किया था कि ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के सैंडविच के जैसे लेयर्स बनाती है, तो क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट था तो लाइपेज से ट्रीटमेंट होने पे आपका जो क्या नाम है, प्रोटीन है, वो लाइपेज वो जो है हमारे लिपिड को बचा लेता। पर क्योंकि प्रोटीन की प्रेजेंस ही नहीं मिली, इस वजह से डायरेक्ट लाइपेज जो है वो लिपिड के पास चला गया और लिपिड जो है वो डिग्रेड हो गया। तो इसकी वजह से ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आया हमारा पांचवा मॉडल, विच इज़ रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब देखिए ये मॉडल क्या कहता है, पहले ये समझेंगे हम। ये मॉडल कहता है कि जो रॉबर्टसन थे, इन्होंने मेम्ब्रेन को ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ये एक केमिकल का नाम है, इससे इन्होंने पूरे मॉडल को, मेम्ब्रेन को जो है स्टेन किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन के पास रेल रोड जैसे स्ट्रक्चर है, रेलवे ट्रैक जैसा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर में लिपिड जो है वो रेल रोड के जैसे है, यानी 6 से 8 नैनोमीटर की थिकनेस जो है वो लेता है। पर बात ये है कि अगर एक मेम्ब्रेन का थिकनेस 6 से 8 नैनोमीटर तक है और प्रोटीन का स्पेस जो है वो सिर्फ प्रोटीन का स्पेस 4 से 5 नैनोमीटर तक होता है, राइट। तो अगर जो लिपिड के लिए जब स्पेस बच रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो कितना बच रहा है, 2 से 3 नैनोमीटर बच रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन की थिकनेस 6 से 8 नैनोमीटर है, राइट। तो अगर 6 से 8 नैनोमीटर एक मेम्ब्रेन है और उसमें आपका 4 से 5 नैनोमीटर का स्पेस सिर्फ प्रोटीन ही ले रहा है, तो लिपिड के लिए कितना स्पेस बचा, 2 से 3 नैनोमीटर। बट इस स्पेस में सिर्फ बीटा शीट प्रोटीन्स ही आ सकते हैं। ओके, राइट। तो इसी वजह से जो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन है वो, जब मान लीजिए इसके बाद जो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन हुआ तो ग्लोबुलर प्रोटीन भी इसमें मिल गया। तो जब जगह ही नहीं थी ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए, तो ग्लोबुलर प्रोटीन आए कैसे, इस वजह से ये मॉडल भी
रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आया हमारा सिंगल एंड निकल्सन का मॉडल, जिसको हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं। यही मॉडल आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका आपको डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आज के डेट में जो हम लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर या कोई भी मेम्ब्रेन की हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बेसिस पे ही पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या था, ये मॉडल जो है ये सिंगल एंड निकोलसन के थ्रू दिया गया था। इन्होंने कहा था कि लिपिड और प्रोटीन जो है आइसबर्ग्स के इन अ सी, मतलब बड़े से समुद्र में बर्फ़ के टुकड़े जैसा प्रोटीन और लिपिड ऐसा दिखता है, जिसमें आइसबर्ग्स जो हो गया वो हो गया आपका प्रोटीन और सी हो गया लिपिड। यानी कि लिपिड के सी में आइसबर्ग्स के जैसे कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। आइसबर्ग्स आर प्रेजेंट लिपिड्स आर प्रेजेंट as a fluid of sea, okay, fluid part of a sea, and proteins appear like iceberg which is mosaic, okay। तो इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर वेयर प्रोटीन इज रैंडमली प्रेजेंटेड, ओके। ये आपको क्लियर है? देखिए यहाँ पे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा। जो ये हमने अभी पढ़ा ना यहाँ पे, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए नहीं है, ये सारे मेम्ब्रेन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही रहता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं जो हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ऊपर। देखिए मेम्ब्रेन जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब आते हैं मेम्ब्रेन में लिपिड जो है वो बाइलेयर में अरेंज है और प्रोटीन रैंडमली प्रेजेंट है, बट जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रीली प्रेजेंट कभी भी नहीं रहता है। ये या तो प्रोटीन से या फिर लिपिड से अटैच्ड रहेगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो आउटर लेयर और नॉन साइटोसॉलिक साइड पे भी प्रेजेंट रहता है मेम्ब्रेन के। नॉन साइटोसॉलिक साइड मतलब आपको कोई आइडिया है? चलिए पहले हम ये समझते हैं कि साइटोसॉलिक साइड किसको कहते हैं, नॉन साइटोसॉलिक साइड किसको कहते हैं। देखिए जो पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन आउटसाइड ऑफ द साइटोसॉलिक रीजन होता है प्रेजेंट, मतलब साइटोसॉल की तरफ जो साइटोसॉल के बाहर की तरफ जो हमारा मेम्ब्रेन का पार्ट है, राइट, उसको आउटर सेल ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे, इसको नॉन साइटोसॉलिक कहेंगे, ओके। जो हमारा साइटोसॉलिक रीजन की तरफ, जो साइटोसॉलिक रीजन के बाहर की तरफ का हमारा रीजन है मेम्ब्रेन का, वो हो गया नॉन साइटोसॉलिक रीजन, ओके। और जब द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन साइटोसॉलिक रीजन ऑफ सेल और द इनर साइड ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोसॉलिक फेस ऑफ मेम्ब्रेन, ओके। तो नॉन साइटोसॉलिक कौन सा हुआ? जो कि सेल के आउटर तरफ है, राइट, सेल मेम्ब्रेन के आउटर तरफ जो प्रेजेंट है एरिया वो हो गया नॉन साइटोसॉलिक। और सेल का जो इनर पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का जो इनर पार्ट है दैट इज साइटोसॉलिक, ओके। अब आपको क्लियर है? देखिए लिपिड बाइलेयर जो है वो 5 नैनोमीटर होता है मेम्ब्रेन के अंदर। कितना होता है लिपिड बाइलेयर का? क्या आपका डायमीटर है? 5 नैनोमीटर। चलिए अब हम लिपिड बाइलेयर को पढ़ते हैं, ठीक है। लिपिड जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में 3 टाइप्स का प्रेजेंट होता है। एक को कहते हैं फॉस्फोलिपिड, एक को ग्लाइकोलिपिड और एक को एस्टेरॉल। देखिए सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड प्लाज्मा लिपिड बाइलेयर के अंदर कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? चलिए आगे अब हम देखते हैं। देखिए जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड बेसिकली 2 टाइप का होता है, फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड, ओके। तो जो सबसे अबंडेंट फॉस्फोलिपिड है नर्व सेल के अंदर, इसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंगोमाइलिन। ये कौन सा है? स्फिंगोमाइलिन क्या है? मोस्ट abundant phospholipid of nerve
सेल, विच सेल, नर्व सेल। चलिए इसका अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन डेप्थ। फॉस्फोग्लिसराइड किसको कहते हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको आज के लिए दे देते हैं, फर्दर हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। फॉस्फोग्लिसराइड में होता क्या है, देखिए फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप, और ग्लिसराइड जो है वो सिंथेसाइज होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ओके, चलिए जब अब हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। जब ग्लिसरॉल जो है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये अटैच होता है फैटी एसिड एंड अल्कोहल से, तब ये फॉस्फोग्लिसराइड सिंथेसाइज करते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड हमारा कब सिंथेसाइज होता है, जब ग्लिसरॉल विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विथ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, दे सिंथेसाइज फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, अब जो बेसिकली हमारा स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड का क्या देख लेते हैं एक बार इंट्रोडक्शन। स्फिंगोलिपिड जो होता है, इसका बैकबोन जो है वो स्फिंगोसिन से मिलके बना होता है, विच इज़ अ 18 कार्बन मॉलिक्यूल। स्फिंगोलिपिड किससे बना होता है, स्फिंगोसिन से बना होता है, इससे बना होता है, स्फिंगोसिन से बना होता है। ओके, स्फिंगोसिन क्या है, 18 कार्बन मॉलिक्यूल है। स्फिंगोसिन क्या है, 18 कार्बन मॉलिक्यूल है। स्फिंगोलिपिड के अंदर स्फिंगोसिन जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, ठीक है। और जो अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्फिंगोसिन के अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ओके, तो चलिए देखिए आज हमने बहुत ही शॉर्ट पार्ट पढ़ा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एक चीज़ जो है, एक एक पार्ट जो भी हमने आज पढ़ा है, इसको आप बेटर तरीके से रिवाइज कर पाएँ। फिर जो हमारी कल की क्लास रहेगी उसमें हम फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। आपका जो फॉस्फोग्लिसराइड है उसको डिटेल में कवर अप करेंगे। फॉस्फोग्लिसराइड कौन कौन से मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल हैं उनको हम पढ़ेंगे। स्फिंगोलिपिड्स पढ़ेंगे, मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और हमारा जो स्टेरॉल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज जितनी चीज़ें पढ़ाई है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट आप चीज़ें भूलो ना। और आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और आप सेल में बायोलॉजी की सारी सीरीज़ देखना चाहते हैं, कंप्लीट सीरीज़, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए। और इन लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सो दैट चीज़ें आपको मेमोराइज होती रहे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में हेक्टिक ना हो। क्योंकि ये जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, इट्स नॉट ओनली यूज़फुल फॉर योर BSc एंड MSc, इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर CSIR नेट गेट प्रिपरेशन एज वेल, राइट। तो अगर आप CSIR नेट गेट या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, लाइक CUET PG हो गया, ICAR हो गया, ICMR हो गया, राइट, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको कंटिन्यूस बेसिस पे पूछे गए हैं और इनसे बहुत सवाल आते हैं। तो अगर ये टॉपिक्स आपको क्लियर रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, राइट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से समझिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।